न्यूमेरिकल वैल्यू से अब हम लोग प्रूफ करेंगे जो हमने अभी सीखा है वन बाय वन। पहला था कि भैया वैक्यूम की बात हो रही थी, नो मीडियम की। कूलम्ब्स लॉ भी बिना वैक्यूम में काम करता है और ग्रेविटेशनल लॉ भी वैक्यूम में काम करता है। अब हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकली प्रूफ करेंगे। और न्यूमेरिकली प्रूफ हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, ये फायदा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। और न्यूटन लॉ का फॉर्मूला क्या है भाई, चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। इसमें ये अर्थ की रेडियस ली थी, ध्यान रखना, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और इसमें एक मास क्या था बता सकते हो? हाँ, ये बेसिक्स है, यही तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अब देखो बच्चों, यहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझना इसे। ये जो जी है क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट, बस इसी में है इसका राज, देख ध्यान से सुनना। और जो हमारा ये है, ये पूरा ये क्या है, प्रोपोर्शनल, बस हो गया सॉल्व। ये है देखो, थोड़ा सा बेसिक समझ लो। यहां पे मीडियम आया है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, ध्यान रखना। ओनली क्या आया है मीडियम की जगह, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज ये हर जगह यूनिवर्सल में एक ही होगा, चाहे मीडियम हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे एयर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, समथिंग कुछ भी हो। क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो होना चाहिए मास, ओनली मास होना चाहिए उसके अंदर। अगर उसमें मास नहीं है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा। दो फोर्स के अपोजिट काम करते हैं अर्थ के, पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट, दूसरा एटमॉस्फेयर के अपोजिट। तुमने स्काई डाइविंग देखी होगी, वो ऊपर ही रहते हैं, स्काई डाइविंग ऊपर रहता है वो प्रेशर की वजह से, समझ गए। चलो बस इसमें समझने वाली बात ये थी, वैक्यूम में और एयर में ग्रेविटी बहुत कम लगती है, बहुत ना के बराबर। अब हम कैसे निकालेंगे देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इससे हमें समझ में आया कि इसमें जो मीडियम है उसकी कुछ क्वांटिटी होगी, और इसमें जो मीडियम है वो यूनिवर्सल होगी, कुछ क्वांटिटी होगी भी। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अब देखो ये थ्योरेटिकल है पूरा। अब तुम्हें बताऊं सबसे अच्छी चीज, न्यूमेरिकल वाले क्यों वो हर चीज डिफीट कर देते हैं, देखो कैसे करते हैं वो। इस पूरे की वैल्यू जानते हो ना क्या होती है, क्या होती है? 9. हाँ गुड गुड, हाँ 9 प्लस में, और यूनिट क्या हो जाएगी, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और जी की यूनिट वो क्या है, जी की वैल्यू, हाँ देखो यूनिट न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। बस देखो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है पूरे की, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यही गलती होती है बस। नहीं वो हाँ माइनर है, ध्यान रखना, नेगेटिव यहां पर आता है तब नेगेटिव होती है वैल्यू, यही गलती होती है मास में और चार्ज में। शुरू से सिखाता आ रहा हूं कि वो जो माइनस का सिंबल है वो चार्ज के नेगेटिव को शो करता है। अगर मास पे यहां नेगेटिव आया, पहली बात तो इम्पॉसिबल है, मास नेगेटिव हो नहीं सकता, वही तो बात चल रही थी अभी तक। हाँ, यहां तक कि मैं तुम्हें एग्जांपल भी अगर दूं ना, सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। देखो ये तो मैं आज क्लियर कर देता हूं ना, देख लो चार्ज की बात ही हो रही तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो मास है कितना है बच्चों, 9.1, यही है ना, 10⁻³ kg, यही है। अब देखो ये गलती कहां करते हैं मान लो, बायो वाले, मैथ वाले भी करते हैं यहाँ पे, वो सोचते हैं माइनस, ये क्या है, ये माइनस मास है, मतलब अभी जो तो आप क्या कहते हैं, मास कैसा है, माइनस में है, आप लोग करते हो जब कंपैरिजन हो रहा होता है। भाई यहाँ पे इसकी ये जो 10⁻31 है ना, ये सोचते हैं माइनस में है इसका मास, सबसे कम मास है, माइनस तो लगा ही नहीं यहाँ पे,
ठीक है, अब देखो क्या गलती हुई तुमसे, मैंने इसलिए गलती करी है, तुमने अभी तक नहीं पकड़ी वो गलती, क्या गलती जरा बताना इसमें। ये मुझे कहाँ लिखना चाहिए मास का? हाँ, मास यहाँ नहीं लिखूंगा ग्रेविटेशनल लॉ में। अब आई उसकी समझ में कि क्या हो ये रहा मुझे था। पहले भी समझ में आ गई। मुझे पता है तेरे में कैसे आएगी। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू की पावर -31 है केजी। भाई ये जो -31 है ना, ये माइनर क्वांटिटी है, बहुत माइनस नहीं है मास, क्योंकि मास कभी माइनस हो ही नहीं सकता। अट्रैक्ट कैसे करेगा? पॉजिटिव कर रहा था ना अट्रैक्ट, इसी चार से समझ लो। चलो हो गया काम। ये माइनर क्वांटिटी है, यानी कि 1 अपॉन में 31 जीरो लगेंगी 1 के आगे, बताया था। पॉइंटों में आई की वैल्यू माइनस नहीं आ सकती, लेकिन ये डिफरेंस था। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं मास में। वो सोचते हैं इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो माइनस भी हो सकता है, बहुत माइनर क्वांटिटी है माइनस। वो सिंबल बताया तो सिंबल को रिपीट करके रहा करो, यही गलती होती है प्लस माइनस की। बस चार्ज में बात होगी प्लस माइनस की, क्योंकि इफेक्ट प्लस माइनस किसमें पड़ेगा? हाँ, कोई भी क्वांटिटी जो चार्जेबल है, चार्ज बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, समथिंग कुछ भी है, इसमें चार्ज की बात हो रही है, उसमें उसके साइन को हम लोग डिनोट करेंगे, एनालाइज करेंगे। अदरवाइज मास ओनली और ओनली कैसा होगा? पॉजिटिव। और यहां पे पॉजिटिव ये नहीं दिखा रहा है, ध्यान में, यहां पॉजिटिव दिखा रहा है लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी दिखा रहा है, वो लमसम क्वांटिटी। इसको तुम क्वांटाइजेशन समझ सकते हो। क्वांटाइजेशन से देखो, अगर मैं चार्ज और मास के बीच में क्वांटाइजेशन की बात करूं तो तुम्हें मैंने बताया था चार्ज हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हैं क्वांटाइजेशन में। बट मास कैसे निकलता है? कैसे निकलता है बता सकते हो? 1.15 kg निकल सकता है ना? क्वांटम में निकलता है। हाँ निकल सकता है ना। ये भाई 1.5 किलो निकाल सकता हूं, 1.25 किलो निकाल सकता हूं, लेकिन चार्ज हमेशा इस फॉर्म में निकलेंगे, इंटीजर नंबर में, Q बराबर Ne। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन फॉर्म में निकलेंगे, डिस्क्रीट वैल्यू होगी थी इस फॉर्म में। बट मास निकल सकता है। अब देखो वही वाला लॉजिक है, मास ऐसे क्यों निकल रहा है? बिकॉज मास बना ही ओनली पॉजिटिव सब्सटेंसों से है। मैंने तुमसे पूछा था कि मास किससे बना है, बता सकते हो? चार्ज किससे बना था? हाँ, चार्ज तो बन गया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव से चार्ज नहीं बना था बच्चे, फोर्स बना था। पॉजिटिव किससे बना है? इसका आंसर बहुत कम बच्चों को मिलता है। मास की बात तो तुम्हें पता है, मास मॉलिक्यूल से बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला, 10 के पार्टिकल मिला दो, क्या बन जाता? स्टोन बन जाता। देख लो, मास बन गया। जो स्टोन बने, तुम्हारे पहाड़ बने, कैसे बने हैं? ये 10 पार्टिकल से बने। आ गई समझ में? देख लो, टाइम लगता होगा ना फिर बनने में। हाँ काफी समय लगा है। देखो अब इसकी वैल्यू हाई है, इसकी वैल्यू लो है। क्या समझ में आया इसमें? अभी जो मीडियम की बात चल रही थी, हट गए थे तुम टॉपिक से, हट जाते हो समझ में? यहाँ पे जो मीडियम की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू की पावर 9, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू माइनस में है। अब आगे समझ, माइनस में नहीं होती वो, हम वही तो कह रहे हैं कि चीज छोटी होगी। छोटी माइनर है। ये वैल्यू क्या है? माइनर। और ये क्या है? बस। तो भैया अब सोच के देखो, F प्रोपोर्शनल टू ये है, या F इक्वल टू ये है, और F इक्वल टू ये है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा बता सकते हो? हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू है। ठीक है, हो गया क्लियर? मैं लिख सकता हूं ना FC ग्रेटर देन FG। बस हो गया प्रूफ। मीडियम की वजह से प्रूफ हुआ है, क्योंकि बीच के मीडियम की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। कुलाम्स लॉ में मीडियम डिपेंड करता है, ठीक है, बट ग्रेविटेशनल लॉ में मीडियम डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि वैल्यू बड़ी माइनस ही है, मीडियम ही तो है। बट ये जो पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज, इसमें मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सोच के देखो, अगर एग्जांपल तुम्हें दूं, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, बीच में क्या है? वैक्यूम है। कैसे कर रही है? मीडियम ही नहीं। कुल मिला के सन हमें अट्रैक्ट कर रही है, चलो मीडियम मान लिया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों में काम कर रहा है ना, वैक्यूम और एयर। देखो प्रूफ हो गया। वो देखो मैंने लिखा है, उसको फर्क नहीं पड़ता वैक्यूम है या एयर है, पहली बात, लेकिन यहां फर्क पड़ता है, क्योंकि सारे मीडियम चेंज हो गए थे। रिलेटिव परमिटिविटी आ गई थी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया था, जैसे मीडियम रखा था, के आ गया था, राइट। इसीलिए इसका रोल है बच्चे, इस पूरे इसमें इसका रोल तो बहुत कम है। इसने कंफ्यूज करा होगा, गुलाम को करा होगा, ध्यान रखना। तभी इस पे जोर दे रहा हूं मैं बार बार। बताया था ना, वो पढ़ा के निकल लेते हैं बस,
इसको नहीं पता, इसका अलग से लेक्चर इसलिए बनाया था मैंने, डाला नहीं है, वो डाल दूंगा मैं, ठीक है, इसलिए डिस्कस करा था हमने। चलो शुरू करते हैं। ये स्पेक्युलेटिव है और ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है। कुलाम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग आया था, और ये स्पेक्युलेटिव ऑब्जर्वेशंस, देखो यानी कि उन्होंने जो ऑब्जर्व करा था वो एक्सपेरिमेंट करके करा था, और ये स्पेक्युलेटिव ऑब्जर्विंग पे आया था, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ये हेडिंग अलग से। अब देखो इसे प्रूफ करते हैं, कल मैंने थोड़ा छोड़ दिया था लेक्चर आखिरी में, उसको प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। देखो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट आया, एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन आर आया, के आया, यही तो यूनिट आई थी कुलाम्स लॉ में, है ना। बेसिक्स देख लो, क्या है बेसिक्स इसका। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों, हाँ परमिटिविटी, समझ बार बार गलत बोलते हो, कंफ्यूज जिंदगी में हम ही मैथ वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ध्यान रखना। अब देखो जिंदगी कैसी है पहेली हाय। अब देखो ई क्या था, ओनली एप्सिलॉन क्या था, गलत, हाँ बहुत कंफ्यूज है हम, बहुत ज्यादा, दुनिया का सारा बोझ हम ही पे दे दिया है लोगों ने, एक तो मैथ ले ली ऊपर से फिजिक्स ध्यान का रखा। ये क्या था बच्चों, हाँ ये क्या था, हाँ गए हो शर्मा जी, है ना, इसलिए तो कुछ पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हो, 1000 बार समझा रहा हूं, भागो मत। देखो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर ये, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों छोटी सी थिंकिंग बता सकते हो ये सारे आए कैसे, इसी से तो आ सकते हैं। जब मैं माइनर क्वांटिटीज को देखूंगा तो किससे देखूंगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। और इसमें क्या था भैया, ओनली और ओनली किस पे डिपेंड था ये, यहां से हमें बहुत सारी चीज पता लगेगी, है ना। यूनिवर्सल शॉर्ट में लिखूंगा, चलो इसे तो पूरे लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो थ्योरेटिकल तो ये है, इसमें ओनली वन कांस्टेंट डिफाइन करा गया, क्योंकि ये कैसा था, स्पेक्युलेटिव, और स्पेक्युलेटिव का हमने दूसरा मीनिंग देखा था, उसको बोलते हैं, यानी ये कल्पनाओं के क्षेत्र का वो था, एक तरीके से हिंदी में बोलूं तो इमेजिनरी हो रहा था, जो हो रहा था, एहसास कर लो, फील कर लो बस। सेम वैसे ही वैक्यूम नहीं देख सकते बट है, एयर को नहीं टच कर सकते बट है, कहना इनका ये था। तो इन्होंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करा, इन्होंने स्पेक्युलेटिव ऑब्जर्वेशंस करे और दे दी वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल मान लिया उसको कुल मिला के। लेकिन आफ्टर न्यूटन जब गुलाम आए 1785 में, तब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, उसकी दो वो थी, क्यों करा ऐसा, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि हम वाई से लेक्चर शुरू करेंगे। क्यों करा उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंटल, क्यों करे, क्योंकि चार्ज बहुत माइनर क्वांटिटी, अगर तुम कंपैरिजन करो ना तो चार्ज मास से भी कम है, कंपैरिजन करो तो, क्योंकि मास पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव वैल्यू, ध्यान रखना, इसीलिए कह रहा हूं। बच्चे उसकी वो जो पावर है वो देख रहे होंगे कि 10⁻⁹ है, उसमें तो 31 है, वो माइनर क्वांटिटी, बट भाई वो पॉजिटिव है। अभी समझाया, अब इतनी हर चीज तो मैंने समझा सकता हूँ एक लेक्चर में, समझ में आ गई बात को, हाँ ठीक है। ये थियोरेटिकल हो गया बच्चों। अब देखो मैंने फिर तुम्हें कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हेल्पफुल होती है। इस पूरे को ना, पूरे को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफाइन करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें। इसकी वैल्यू ले लो, वही वाली बात, 8.85 जी और आपने लिख भी लिया था, है ना। देख लो भाई, अब यहां पे इसकी वैल्यू अलग है, इसकी अलग है, ये प्रोडक्ट था, सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी प्रोडक्ट था एप्सिलॉन नॉट के का, ठीक है।
रिलेटिव परमिटिविटी दोनों का रेशियो था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये जो रिलेटिव परमिटिव आई है ये दोनों का रेशियो हो गई थी, राइट। और के जो आया था वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू ये थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू ये रही फॉर्मूले में, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ये रही, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमने पता करा था एयर और वैक्यूम के लिए क्या थी, इक्वल टू 1 समथिंग। तो सोच के देखो ये एक्सपेरिमेंटल में तो आएगा सब कुछ, ये एक्सपेरिमेंटल कर लिया ना हमने, हम खुद बिना प्रैक्टिकल के हम इतने अंदर चले गए। और न्यूटन ने केवल एक ही चीज दी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, खत्म। तो ये स्पेक्युलेटिव है, यही होता है स्पेक्युलेटिव। ओनली एक चीज पे चल रहा था न्यूटन, इमेजिनरी चीजों पे चल रहा था वो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज को रैशनलाइज करा जा रहा है, रेशियो निकाले जा रहे हैं, प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, ठीक है। रीजन ये था बिकॉज चार्ज इज अ माइनर क्वांटिटीज ऑफ द एटम, उसको जरूरत पड़ी इन चीजों की, पड़ी। बट यहाँ पे मास एक तो पॉजिटिव रहेगा, ओनली अट्रैक्टिव डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि मास एक ही तरह का हो, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उन्हें। उन्होंने हर चीज क्या करी, सोच लो, बस इमेजिन कर लो, सपोज कर लो, ये दिखा कम कुछ चीजों को हमने न्यूमेरिकली प्रूफ करा है। तो वैक्यूम को और मीडियम को प्रूफ कर दिया है, दोनों का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आया, उसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ने हमें 1/4 से रिलेट कर दिया हमने, ठीक है। हमें पता लग गया है कि चार्ज पे मीडियम का इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो वैक्यूम ही क्यों ना हो। कैसे? ये तो आता ही आता है। भले ही ये क्वांटिटी माइनर हो, है ये भी पॉजिटिव ध्यान रखना। हाँ, आगे समझ में। हाँ, यहां से बच्चे सोचते हैं माइनस है, पॉजिटिव वैल्यू है ये, देखा तो इफेक्ट डालेगी। बट इसमें कंडीशंस क्या थी कूलॉम्स लॉ में, कि एप्सिलॉन नॉट को क्या करो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दो। अगर कोई चीज वैक्यूम या एयर के अलावा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखी है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। इस कंडीशन तक आते आते बच्चों क्या चीज चेंज हुई बता सकते हो? पहले ओनली ये वैल्यू ऐड हो रही थी फॉर्मूले में, अब अगर वो एयर और वैक्यूम के साथ है, वो मीडियम एयर या वैक्यूम के साथ है, तो के की वैल्यू ओनली और ओनली 1 और अगर वो डाइलेक्ट्रिक है, तो के की वैल्यू कैसी आएगी? अगर वो मेटालिक है, वो मीडियम जिस मीडियम में हम चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, Q1, हाँ, और Q2 को जिस मीडियम में प्लेस करा जा रहा है उसे हमने बोला के। अगर वो मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर वो मेटालिक है तो मेटालिक कांस्टेंट होगा। कभी हमने डाइलेक्ट्रिक की बात करी है तो के को हमने बोल दिया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फ्लुएंसी क्या चलती जा रही है, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ओनली डाइलेक्ट्रिक ही आएगा तभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होगी, यानी के की बात होगी। भाई मैं कह रहा हूं अगर मीडियम, जो मेरा मीडियम है, अभी मैंने तुम्हें मीडियम चेंज करना सिखाया, मीडियम मेटालिक बन गया बच्चों, कैसा बन गया? तो यहां पे क्या आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक की जगह? वेरी गुड। हाँ, वो क्या शो कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में कि के बराबर इंफिनिटी हो जाएगा। भाई के तो सेम ही है, क्या चेंज हुआ? मीडियम। ये गलती हो रही थी न्यूमेरिकल, यही है ना। अब सोचो, मैंने तुम्हें कहा है कि अगर उसने ओनली एयर और वैक्यूम की बात करी है न्यूमेरिकल में, तो गधो अगर यहाँ के होता भी तो के को क्या रख देता मैं? सर वैसे अगर न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर मतलब कि अगर वैक्यूम और एयर दे रखा हुआ तो 1 होगी, वरना वैसे देगा वो वैल्यू। फिर कंफ्यूज हो रहे हो शर्मा जी, फिर कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान दे लो यहाँ पे थोड़ा जीरो बन के। नहीं सर, मतलब अगर उसने कहा है कि भाई मैं एयर और वैक्यूम में चार्ज को प्लेस कर रहा हूं और चार्ज की यूनिट ये है, क्वांटिटी है, और फोर्स निकालो कॉलम से। अब कॉमन सी बात है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को भी ले रहा हूं तो के की वैल्यू वैक्यूम और एयर के लिए 1 होती है, रख दी उसने। और जहाँ पे वैक्यूम और एयर ना हो तो फिर वो अपनी वैल्यू, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देगा तुम्हें, या फिर तुम्हें पता होनी चाहिए। वही तो बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो बात चल रही है ये।
अगर यहाँ पे वैक्यूम और एयर ही दिया है ओनली, तो के बराबर 1 अपने आप ले लेना, वहां पे केवल क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर होगी बात? मैं वैसे भी प्रूफ कर रहा हूं, और के बराबर 1 भी रख दो तब भी एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा यार मीडियम में। अब मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हो गया, एप्सिलॉन नॉट के आ गया। एप्सिलॉन नॉट के का मतलब है वो न्यूमेरिकल में पहले से तुम्हें कोई मीडियम देगा, ये भी लॉजिक है। अगर उसने बात करी कि भाई हमने क्या करा है, चार्ज को मीडियम में प्लेस कर दिया है, तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगा दो, बस वाक्य से एक इक्वल टू 1 हट गया। फिर उसके बाद क्या करो, ये वाली कंडीशन आ गई। अब देखो मीडियम कौन सा है, अगर मीडियम डाइलेक्ट्रिक है तो लेस देन 1 यूज होगी। अगर मीडियम तुम्हारा मेटेलिक है, उसने कहा है जैसे कैपेसिटर में चार्ज को प्लेट पे शिफ्ट करते हैं, प्लेट पे प्लेस करते हैं, तो वहां पे जो वो जो दो प्लेटों का वो है ना मीडियम, उसके मिड का मीडियम होता है डाइलेक्ट्रिक, ध्यान रखना कैपेसिटर के। लेकिन प्लेटें कैसी होती है, मेटेलिक। चार्ज के बीच में अगर मैं उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हटा के मेटेलिक मीडियम रख दूं कोई, तो क्या होगा, के बराबर इन्फिनिटी। यहां पे रख दोगे, के को इन्फिनिटी रख दो, बताया था मैथ वालों। ये इन्फिनिटी क्या है, किसके लिए है, अरे मेटालिक मीडियम के लिए। भाग रहे हो शर्मा जी, भाग रहे हो, है फिर भाग रहे हो भाई। इस फॉर्मूले में जरा इन्फिनिटी रखो बच्चों, बता सकता है कोई क्या वैल्यू आएगी, गलत। मैं कह रहा हूं f बराबर 0 आएगा बच्चों। मैथ में रूल होता है 1/∞ इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी इन्फिनिटी से इंटू कर दोगे। लॉजिकल था कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मेटालिक प्लेट रखती, मीडियम चेंज करते। अगर मैं मीडियम में मेटालिक प्लेट रख दूं, मेटालिक कांस्टेंट आ जाएगा। मेटालिक कांस्टेंट के को बोलेंगे, के की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी है। अगर इस फॉर्मूले में इन्फिनिटी रख दूं तो एफ जो फोर्स है वो 0 हो गया। और फोर्स 0 कब होगा, लॉजिकल जरा सोचो। शॉर्ट सर्किट में अपने आप भिड़ गए ना, अपने आप आके मिल गए वो। भाई तुम 2D डायमेंशन में सोचा करो फोर्स को। यहां देख लो, अगर फोर्स किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, मान लो प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो भाई ये इसे कंट्रोल भी तो करेगा कि कितना जल्दी करना है या देर में करना है अट्रैक्ट। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना। तो बस इसको इस स्टेज में जब प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पे एक कंडीशन आई है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यहां पर एक कंडीशन आई है कंट्रोलिंग, कि एफ प्लस और माइनस को कंट्रोल कर रहा है कूलम्ब्स लॉ में। अब इन्फिनिटी में तो सब 0 हो गया, नहीं एफ 0, तो एफ क्या करेगा, एफ लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज एफ 0 हो गया, एफ कंट्रोल भी नहीं करेगा उस चार्ज को, वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे सारे। लॉजिकल और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सारा प्रूफ कर दिया यहाँ पे। मैंने सब क्यों समझाया था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दैट इज ये है, ठीक है ना। देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यूनिट मैंने नहीं लिखी, यूनिट में आप लिख लेना। जब एप्सिलॉन नॉट के साथ के ऐड होता है, तो यहां से यहां तक आते समय मीडियम चेंज हुआ है। क्या हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है। इससे हमें ये पता लगा पहले। अब मीडियम चेंज हुआ है कैसे, के की वैल्यू आ गई है, के आ गया, प्रोडक्ट हो गया दोनों का। अब के भैया एयर और वैक्यूम के लिए तो 1 है के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक के लिए लेस देन 1 है, और के को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो यहां तक तो मैंने तुम्हें समझा दिया था, यहां पर पता लग रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है। अब आया है कि जब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहां प्लेस कर रहा हूं, चार्ज को कहां रख रहा हूं, दोनों चार्जों के बीच का जो ये है, ये इसके बीच में क्या है बच्चों, बता सकते हो, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। यही गलती कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो, इमेजिन नहीं कर रहे चीजों को। कंडीशनें चेंज हो रही है हर सेकंड में। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डीएम बोल दो इसे, ठीक है। अब देखो इसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से तुम्हें मैंने बताया था ये दोनों चार्ज यहीं पर स्टेबल हैं, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने ही चार्जों को क्या रखा हुआ है बच्चे, होल्ड। होल्ड का मतलब अपनी उसमें मान लो ये प्लस माइनस है, तो अब ये मीडियम चेंज हुआ तो के को बोला डाइलेक्ट्रिक, जिस सब्सटेंस का मीडियम था। अब भाई समझ में, मान लो डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर यहाँ मेटालिक रख दूं तो के को क्या बोलेंगे, हाँ, और उसके लिए वैल्यू के की इन्फिनिटी जाएगी। हमने फॉर्मूले में के की वैल्यू को रखा, मेटालिक मीडियम के लिए देखा, के को इन्फिनिटी रख दो तो पूरे के पूरे फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। यहां पे पता लगा है कि चार्ज को कंट्रोल रखने के लिए फोर्स की थोड़ी बहुत वैल्यू होनी चाहिए, और
वो वैल्यू कौन देता है? बीच का मीडियम, जो कि डाइलेक्ट्रिक होता है। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब डाइलेक्ट्रिक के अलावा अगर मैं इसमें मेटालिक रख दूं इसको हटा के, तो के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और पूरा का पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा, इसे कंट्रोल भी नहीं करेगा और वो शॉर्ट हो जाएंगे। फोर्स ने ना तो कंट्रोल करा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हट गया, डाइलेक्ट्रिक ने ही चार्ज को होल्ड रखा हुआ था। और देखो एक और चीज आई है, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ी सी चीज थी। कुलाम्स लॉ को अगर यहां लगाओगे तो प्रूफ हो जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को लगा दो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिस्टेंस उसकी इंक्रीज कर दी थी, ठीक है, चार्ज के बीच की, तो फोर्स कम हो गया था लेकिन था। मेटालिक प्लेट के आते आते चार्ज को पाथ मिल गया। न्यूमेरिकली प्रूफ कर देते हैं। देखो मेटालिक मीडियम ने रेडियस की गैप कर दी, डिस्टेंस की गैप कर दी बीच की, इन्फिनिटी हो गई। पॉजिटिव कनेक्ट हो गया किससे? डायरेक्टली कनेक्ट किससे हो गया? मेटालिक प्लेट से, नेगेटिव से, इन्फिनिटी हो गई। रेडियस तो गायब ही हो गई, डिस्टेंस तो गायब ही हो गई। मैंने बताया था तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। मैंने तुम्हें कल कहा था कि 3 चीजें आएंगी, वो 3 चीजें, 3 या 4 चीजें तुम्हें खुद देखनी है डेरिवेशंस में कि कहाँ इंपॉर्टेंस क्या था कूलम्ब्स लॉ का, बता सकते हो? ये उसमें चार्ज के बीच की डिस्टेंस पहला देखो, कूलम्ब्स लॉ ने सबसे पहले, नो नहीं है, दो है। कूलम्ब्स लॉ ने, ठीक है, हमें फोर्स के बारे में बताया, इसके बारे में, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी। क्या थी? बिकॉज इसमें डायरेक्शन लग रही थी, है ना, ये किसी डायरेक्शन में लगता है। चलो, अब ये फोर्स कूलम्ब्स ने अपने फॉर्मूले में कहा था स्टैटिक चार्ज, राइट, ठीक है, स्टैटिक चार्ज। अब यहां पे स्टैटिक चार्ज की बात हुई थी, तो चार्ज के मिड में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, लेकिन कूलम्ब के इस फॉर्मूले से या कूलम्ब के इस लॉ से काफी चीजें स्पेसिफाइड हुई थी बाद में, या उस समय भी हुई थी, साइंटिस्ट आए, कूलम्ब ने इस फोर्स के अलावा काफी सारे फोर्सेस की भी एक्सप्लेनेशन दे दी थी अपने फॉर्मूले में। यहाँ बेसिक्स आप रूल समझ लो, तुम्हारी पूरी पीरियोडिक टेबल जिसपे क्रिएट हुई है वो है ये वाला लॉ, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। ये दोनों बाइंड कैसे हैं ये बताया था कूलम्ब ने। ये जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, हाँ, ठीक है। देखो अब इस बेसिस को समझ में आ गई बात को। तो कूलम्ब ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज कंबाइन कैसे, अट्रैक्ट कैसे हो रहा है ये बताया था। अब बेसिक चीज समझ लो, तुम्हें पता है 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एटम किससे बना है? गलत, हाँ बोलो शर्मा जी, ये होगी पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल से एटम बना है, इसको उल्टा करेंगे। एटम से क्या बना है बता सकते हो? हाँ, उल्टा लेके चलना पड़ता है तुम्हें। और मॉलिक्यूल से क्या बना है बता सकते हो? हाँ, लेकिन यहां पर कहेंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3। हाँ, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी चार्ट में मैं खत्म कर दूंगा कूलम्ब लॉ को। देखो कैसे, इसका फोर्स बता दिया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे थे, तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को भी कूलम्ब ने बता दिया था कि कैसे बाइंड करके बने हैं। भाई मॉलिक्यूल्स यही तो थे, H2O2, मतलब 2 एटम मैक्सिमम होंगे किसी न किसी मॉलिक्यूल्स में, यही तो बताया था। लेकिन किस फोर्स से है वो ऐड, अट्रैक्ट कैसे हुआ, वो कैसे कंबाइन हुआ, किस फोर्स से? कूलम्ब के फोर्स ने बताया था। अब मॉलिक्यूल से क्या बना? सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस कैसे ऐड हुआ मॉलिक्यूल से? कूलम्ब लॉ से। अब भैया सब्सटेंस किसके होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस के। कुल मिला के हमने सब्सटेंस को गैप कर दिया था और हम क्या बोलते थे? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स, ये तो बोलते थे। देखा, तो ये सारा के सारे बाइंड होके बने होंगे सारे, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने बाइंड करा और गैस बना दी, गैसेस फॉर्म बना दी। फॉर्म है ये लिक्विड फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है सॉलिड फॉर्म।
ऑक्सीजन के जो एटम थे उन्होंने कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाया। किस फोर्स से कंबाइन हुए? वो कूलाम्ब फोर्स से। मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करके क्या बनाया? फॉर्म बना दी, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इसके मॉलिक्यूल्स किससे बाइंड हो रखे हैं? कुल मिला के कूलाम्ब लॉ की वजह से, क्योंकि मेन बेसिस क्या था इनका? हर किसी चीज में मिनिमम क्वांटिटी क्या है? एटम। अब भाई ये भी तो तभी बनेंगे जब एटम बनेगा। तो जब एटम में ही कूलाम्ब लॉ लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है एटम से जो चीज बनी है उन सब में क्या लगा होगा? कूलाम्ब लॉ लगा होगा। ये बेसिक्स था, बुकों में बहुत लार्ज दे रखा है। उन्होंने कहा है कि एटम का जो फोर्स है चार्ज का वो कूलाम्ब ने बताया, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को कूलाम्ब ने बताया जो एटम से बने हैं। मॉलिक्यूल्स से फिर फॉर्म बनी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है वो कूलाम्ब ने बताया। ये लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके समझ लो जैसे मैंने समझाया है। जब एटम के बीच में कूलाम्ब लॉ लगाए तो जाहिर सी बात है सारी चीजें किससे बनी है? एटम से बनी है। तो जाहिर सी बात है हर किसी के बाउंडेशंस में कूलाम्ब लॉ लगेगा, यानी कि कूलाम्ब लॉ में क्या लगेगा? कूलाम्ब का फोर्स, कूलाम्ब फोर्स बोला था। ये इंपॉर्टेंट थी कूलाम्ब लॉ की। कूलाम्ब ने हमें बताया एटम कैसे स्टेबल है, कूलाम्ब लॉ ने हमें बताया मॉलिक्यूल्स कैसे स्टेबल है, कूलाम्ब लॉ ने हमें बताया कि इनकी पर्टिकुलर ये तीन ही फॉर्म क्यों होती है अर्थ में, ये बताया कूलाम्ब लॉ ने। इसके आगे तो कोई चार्ट नहीं बना दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस को हमने देख लिया भैया। अब देखेंगे कि कूलाम्ब फेल कहां हुए थे। ये प्रैक्टिकल है, ध्यान से समझना। ठीक है, कूलाम्ब फेल कहां हुए थे? कूलाम्ब फेल हुए थे एटम में। चलो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे कि एटम के अंदर तो कूलाम्ब लॉ लगा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, चार्ज के बीच में, है ना? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर प्रोटॉन का चार्ज, तो एटमिक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गए थे वो, ये न्यूट्रल हो गए थे दोनों। एटम कैसा है? बिकॉज ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और बैलेंस भी कर रहे हैं, दोनों चार्ज सेम है, कूलाम्ब लॉ से ही न्यूट्रल हो गए। अब बताओ फेल एटम में हुए कैसे कूलाम्ब? कहां पे? प्रोटॉन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, समझ गए? ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब कूलाम्ब की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे? देखो फोर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। सारे के सारे लॉ में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में भी फोर्स ही निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो फोर्स को हल्के में मत लेना कभी भी, पूरे चैप्टर में फोर्स ही निकालना है तुम्हारे। रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, बट यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये तो स्टेबल है न्यूक्लियस में, कैसे? यहां गलत हुए थे कूलाम्ब भाई, इसे तो रिपल करना चाहिए, रिपल क्यों नहीं कर रहा? उन्होंने ये बोलते कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है रिपल करते नहीं भाई, अभी तक समझ में नहीं आई हमारी बात। गधे के बाद प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? ये लड़की न्यूट्रॉन पे चार्ज, फिर 1000 बार समझा चुका हूँ लेक्चर में, चार्जलेस होता है, चार्जलेस होता है, बेवकूफ कहीं की। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये देखो ऐसे करेंगे, है ना, पुश करेंगे एक दूसरे को। बट ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में स्टेबल कैसे है? तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। ध्यान रखना, एटम के अंदर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। और न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन प्लस, वाह, आपको अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है न्यूक्लियस। तो कूलाम्ब ने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करा था, बिकॉज उनके रूल के अकॉर्डिंग, उनके लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का फोर्स कैसा फोर्स होगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स। बट यहाँ पे प्रोटॉन स्टेबल है न्यूक्लियस में, कैसे? वो नहीं बता पाए थे, वो उनके बाहर निकला। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, वो लग रहा है, हाँ, जो कि ग्रेटर देन होता है कूलाम्ब लॉ से, कूलाम्ब फोर्स। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताया था कूलाम्ब लॉ की जो लिमिटेशंस है वो एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस पे खत्म हो जाता है। कूलाम्ब लॉ 10⁻15 से आगे काम नहीं करता। ये जो न्यूक्लियस फोर्स है ये यहीं से काम करना शुरू करता है। और सबसे बड़ी इसकी जो मेन चीज है वो ये है कि ये किसी भी मीडियम पे
डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता ये, किसी भी। यानी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर कोई मीडियम नहीं भी है तब भी न्यूक्लियस फोर्स लगता है, अगर कोई बॉडी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है तब भी फोर्स लगेगा, और कोई भी कंडीशन तुम्हें दे रखे वैक्यूम एयर समथिंग तब भी न्यूक्लियस फोर्स काम करेगा, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसी की वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या है, स्टेबल है। पॉजिटिव को इसने ज्वाइन करके रखा हुआ है, जबकि मैंने बताया है न्यूक्लियस फोर्स किससे हाई होगा, कूलम्ब लॉ से। जब न्यूक्लियस फोर्स ग्रेटर देन होगा, Fn न्यूक्लियस मान लो ग्रेटर देन कूलम्ब लॉ के होगा, तभी तो इसे बाउंड करके रख पाएगा, यानी कि कूलम्ब लॉ वीक हो जाएगा। क्लियर होगी? बस यही कारण था, बस यहां फेल हुए थे कूलम्ब। ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स में सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या लगी, मीडियम नहीं है, चार्ज नहीं है, कंडीशंस नहीं है, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है ओनली और ओनली मास पे। यहां पे अलग हो गया था, और कूलम्ब के लॉ में ये तीनों चीजें थी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस फोर्स कूलम्ब के लॉ से कोई भी ताल्लुक या रिलेशन नहीं रखता है, नो रिलेशन। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, थ्योरेटिकल है, वो ये है, ठीक है, क्या है जरा देख लो इधर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे रिलेशन नहीं रख रहा है तो वहां पे कूलम्ब फोर्स है ही नहीं, वह है लेकिन बहुत माइनर है, इससे कम। ठीक है, होगा, एनालाइज करेंगे फिर रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, बट न्यूक्लियस फोर्स ज्यादा है वहां। और तुम्हारी लाइफ में या मेरी लाइफ में या हमारी यूनिवर्स में जहां अधिकतर जो फोर्स लगे हैं, जहां पर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, मैंने बताया था मास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था कि चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही जनरेट हो सकता है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कोई फोर्स लगाने के लिए चार्ज बॉडीज ही हो, चार्ज पार्टिकल्स ही, ओनली मास में भी फोर्स लग सकता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रूफ करा था, न्यूटन ने प्रूफ करा, अभी भी प्रूफ कराया कि मास से भी फोर्स लग सकता है, ओनली अट्रैक्टिव। और उसी फोर्स को डिफाइन करता है लगभग न्यूक्लियस फोर्स, बट ये बहुत कम डिस्टेंस से शुरू होता है। न्यूटन का लो कई किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लाइट ईयर्स तक काम कर रहा है। ठीक है, और कूलम्ब के लो की अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये कूलम्ब का लो 10⁻⁻15 से लेके कई किलोमीटर तक काम करता है। कुल मिला के मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और तुम बहुत दूर हो, तब भी कूलम्ब लॉ काम करेगा, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी टाइप।